हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीटेट बाल विकास का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वैयक्तिक विभिन्नता। दोस्तों, आज हम वैयक्तिक विभिन्नता के एमसीक्यू हल करेंगे और उसके सभी विकल्पों को व्याख्यात्मक रूप से भी समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपका वैयक्तिक विभिन्नता का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं ये वैयक्तिक विभिन्नता होती क्या है। ये जो वैयक्तिक विभिन्नता है ये होती क्या है? दोस्तों, दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। उनमें शारीरिक, मानसिक या किसी और अन्य प्रकार से उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर मिलेगा। ठीक है, इसी अंतर को क्या बोलते हैं? इसी अंतर को हम वैयक्तिक विभिन्नता बोलते हैं। कहने का मतलब है, इस संसार में कोई भी दो बच्चे या दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। अगर वे जुड़वा भी है ना तो भी वे एक जैसे नहीं हो सकते, भले ही वे रंग रूप में एक जैसे हों, लंबाई चौड़ाई में एक जैसे हों, लेकिन वे मानसिक रूप से या संवेगात्मक रूप से या फिर किसी और चीज़ से में उनमें अंतर जरूर होगा। यही अंतर क्या होता है? वैयक्तिक विभिन्नता कहलाती है। तो दोस्तों, हमारा इसका जो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर होगा। वैयक्तिक विभिन्नताओं का जो प्राथमिक कारण है, जो सबसे पहला कारण है दोस्तों, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, ये आनुवंशिक भी होता है और पर्यावरणीय भी होता है, लेकिन इसमें मेन कारण पूछा है हमारा इस वाले ऑप्शन में दोनों आ गई। ये आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक, ध्यान रखना, जटिल पारस्परिक क्रिया है। क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 2, विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वता पर विचार करना, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारंपरिक क्रिया पर विचार करना, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तो दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखना, वैयक्तिक विभिन्नता सार्वभौमिक होती है। दोस्तों, क्या होती है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है सम्य होती है, ये दुनिया के हर व्यक्ति में पाई जाती है। इसी को वैयक्तिक विभिन्नता बोलते हैं, यानी दो व्यक्तियों का किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होना क्या कहलाता है? वैयक्तिक विभिन्नता कहलाती है। तो दोस्तों, हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 जो राइट आंसर होगा। विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है वंशागत। वंशागत मतलब वंशानुगत, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जो हमें पीछे से मिलता आ रहा है, पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता आ रहा है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं वंशागत या आनुवंशिक भी बोलते हैं। तो वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, जैसा अभी पिछले वाले क्वेश्चन में था। क्वेश्चन नंबर 3, अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। दोस्तों, कठोर नियमों को लागू करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नता सभी बच्चों में पाई जाती है और ये बच्चों का या सभी व्यक्तियों का एक गुण होता है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। शिक्षक और आकलन के समान और मानक तरीके हों। दोस्तों, ये शिक्षण होगा ना, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। दोस्तों, अगर शिक्षण विधि
एक ही शिक्षण विधि से आप सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं ना। कोई बच्चे जो है जल्दी सीख लेता है, प्रतिभाशाली होता है, कोई बच्चा सामान्य होता है जिसका आईक्यू लेवल 90 से 110 होता है, कोई बच्चा मंदबुद्धि होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये बच्चे के गुण हैं। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा थोड़ा समय लेके सीखता है, लेकिन कोई बच्चा बहुत ज़्यादा समय लेके सीखता है, लेकिन सीखता जरूर है। ये बच्चे का गुण है, देर से सीखना, जल्दी सीखना, ठीक है ना। अगर आप सभी के लिए एक शिक्षण विधि अपनाएंगे तो बच्चों को कैसे अधिगम प्राप्त करा पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे जिस शिक्षण विधि से आप प्रतिभाशाली छात्र को पढ़ा रहे हैं, उस शिक्षण विधि से मंदबुद्धि छात्र कहाँ पढ़ पाएगा, है ना। तो मंदबुद्धि छात्र के लिए आपको अलग से शिक्षण विधि अपनानी होगी, आकलन भी अलग करना होगा। आकलन भी बच्चे के अनुसार, बच्चे की ग्रहण शक्ति और उसकी क्षमता के अनुसार करना होगा, ठीक है ना, ना कि समान रूप से करना होगा। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करना। दोस्तों बच्चों को उनके अंकों के आधार पर आप अलग अलग कर देंगे कि इस बच्चे के ज़्यादा बच्चे आए, अंक आए हैं, ज़्यादा नंबर आए हैं तो ये बच्चा प्रतिभाशाली है, बहुत अच्छा बच्चा है, और इन बच्चों के कम नंबर आए हैं, ये बच्चे मंदबुद्धि हैं। क्या इस तरह से उनको जो लेवल लगाएंगे? नहीं, ये भी नहीं होगा। वर्गीकृत करना या अंकों के आधार पर बच्चों को अलग करना, उन्हें समूह में बांटना, ये सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है दोस्तों। तो दोस्तों बच्चों से बातचीत करेंगे और उनके दृष्टिकोण को महत्व देंगे, जो भी जिस तरह से भी उनके विचार हैं उसका कक्षा में सम्मान किया जाएगा। यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए। दोस्तों अधिगमकर्ता कौन होता है? अधिगमकर्ता होता है छात्र, ठीक है। अधिगमकर्ता कौन होता है? छात्र, जो अधिगम को ग्रहण करने के लिए आया है। तो छात्र की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। दोस्तों व्यक्तिक विभिन्नता, ध्यान रखना, व्यक्तिक विभिन्नता जो होती है दोस्तों, शरीर के रंग, रूप, आकृति या गामक क्षमताओं, वृद्धि में, व्यक्तित्व में, रुचि, अभिरुचि, मानसिक क्षमताओं आदि में पाए जाने वाले अंतर को या मापनीय योग्यताओं को क्या कहते हैं? व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, व्यक्तिक विभिन्नता का मापन हो सकता है, व्यक्तिक विभिन्नताओं को हम माप सकते हैं या फिर मापन कर सकते हैं। ये सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है कि व्यक्तिक विभिन्नता का मापन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो व्यक्तिक विभिन्नता को हम मापन कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं। दोस्तों व्यक्तिक विभिन्नता होती है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना स्पष्ट, इतना साफ नजर आता है कि व्यक्तिक विभिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। सार्वभौमिक का मतलब मैंने भी बताया, सम में होती है, ठीक है दोस्तों। तो अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। विविध प्रकार की मतलब अलग अलग प्रकार की, बच्चों के अनुसार, बच्चों की ग्रहण शक्ति के अनुसार, बच्चों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। उनको अलग अलग जो है अधिगम की अलग अलग शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाना चाहिए, या विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को ऐसे अवसर कक्षा में शिक्षक को देने चाहिए कि बच्चे अधिगम को ग्रहण कर सकें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर होगा। विविध प्रकार, दोस्तों विविध प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार से, जो कि मैंने भी बताया ना कि सभी बच्चे एक जैसा अधिगम कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते। आप ये मत सोचना कि कोई शिक्षक कक्षा में अधिगम प्राप्त करा रहा है और सभी बच्चे सभी एक समान गति से और एक समान अधिगम को ग्रहण कर रहे हैं। मतलब सभी बच्चे जो है जितना भी टीचर ने या अध्यापक ने पढ़ाया, सभी बच्चे उसको ग्रहण कर रहे हैं और एक ही समय के अंदर ग्रहण कर रहे हैं। अगर ये हो रहा है तो ये सकारात्मक है या नकारात्मक है, या ये व्यक्तिक विभिन्नताओं का नियम है, या ये व्यक्तिक विभिन्नताओं का हनन है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये व्यक्तिक विभिन्नताओं का हनन है, ये नकारात्मक है, नेगेटिव है। कभी भी दो छात्र एक जैसा नहीं सीख सकते, तो पूरी कक्षा एक साथ कैसे सीख लेगी, एक जैसा कैसे सीख लेगी? सब बच्चे अपनी अपनी व्यक्तिक विभिन्नता, व्यक्तिक क्षमता के अनुसार सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हम सभी अपनी बुद्धि,
प्रेरणा और अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, देखो हम सभी व्यक्ति अपनी बुद्धि की प्रेरणा मतलब अभिप्रेरित और रुचि पसंद नापसंद, कोई बच्चा हॉकी को पसंद करता है, कोई बच्चा क्रिकेट को पसंद करेगा, कोई बच्चा फुटबॉल को पसंद करेगा। तो इस आधार पर भी व्यक्तिक विभिन्नता होती है। रुचि के आधार पर भी हम कह सकते हैं व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। बुद्धि के आधार पर भी कोई बच्चे का IQ लेवल 130 प्लस है, किसी बच्चे का 90 है, किसी बच्चे का 50 है, किसी बच्चे का 40 है। तो बुद्धि के आधार पर अभिप्रेरित मतलब किससे अभिप्रेरित हो रहे हैं। कोई बच्चा जो है कि सचिन तेंदुलकर से भी प्रेरित है, कोई बच्चा महेंद्र सिंह धोनी से भी प्रेरित है, कोई बच्चा बोल्ट से प्रेरित है। तो इस प्रकार की भी जो है बच्चों को जो है हम व्यक्तिक विभिन्नता से अलग कर सकते हैं या व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है ना, इस प्रकार की भी बुद्धि, प्रेरणा और अभिरुचि के। तो यहाँ साफ साफ क्वेश्चन में ही दे रखा है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा और अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न है, यानी एक दूसरे से अलग होते हैं। यही व्यक्तिक विभिन्नता होती है। तो किससे होते हैं व्यक्तिक विभिन्नता से? बुद्धि के सिद्धांत से, वंशानुक्रम से या पर्यावरण से? दोस्तों हम सभी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये किसके द्वारा अलग होते हैं? कौन से सिद्धांत के द्वारा, कौन से नियम के द्वारा? तो दोस्तों व्यक्तिक विभिन्नता के। ठीक है, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, व्यक्तिक विभिन्नता से। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद करता है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वह बाकी कक्षा के समान कभी भी नहीं हो सकते। दोस्तों ऐसा नहीं है, वह बच्चे बाकी कक्षा के समान कभी भी नहीं हो सकते। पिछले शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करना पड़ता है। पिछले शिक्षार्थी जो हैं, पिछले छात्र जो हैं इतने कमजोर होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में? नहीं दोस्तों, व्यक्तिक अंतर जरूर होता है दो छात्रों में या दो व्यक्तियों में, लेकिन व्यक्तिक अंतर उनकी असफलता का कारण नहीं होता है। अगर कोई बच्चा असफल हो चुका है तो इसके लिए व्यक्तिक अंतरों को दोषी ठहराया जाएगा? नहीं, बल्कि ये तो उनका गुण होता है। व्यक्तिक अंतर, व्यक्तिक विभिन्नता या व्यक्तिक अंतर होना, ये उनका गुण है। सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। दोस्तों मैंने अभी बताया, सभी शिक्षार्थी को सम्मान नहीं है, ये समान है। ठीक है ना, समान रूप से सभी शिक्षार्थियों को आप समान रूप से लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना, ना ही अपनी प्रस्तुति शैली या शिक्षण विधि, शिक्षण शैली, पढ़ाने का तरीका एक रूप, एक ही तरह से पढ़ा सकते हैं सभी बच्चों को। ऐसा भी नहीं है कि आप सभी बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाएं। ठीक है ना, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। कभी भी दो छात्र एक जैसा नहीं सीख सकते, समान रूप से नहीं सीख सकते। तो समान रूप से लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं आप उनको? नहीं पहुंचा सकते। दोस्तों सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। देखो ये ऑप्शन क्या कह रहा है, यह कह रहा है सभी विद्यार्थियों की, सभी छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकता, उनकी आवश्यकता क्या है इस बात का पहले जानकारी ली जाए। उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जाना चाहे कि कौन बच्चा किस तरह का है, किस कैटेगरी का है, उनका IQ लेवल क्या है, उस बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है। क्योंकि दो छात्र कभी भी एक जैसा नहीं हो सकते, है ना, यही तो उनका अंतर है, यही तो व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो इसी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उनकी आवश्यकताओं को पहचानना, आकलन करना, आकलन मतलब बारीकी से देखना, निरीक्षण करना, उसके बाद उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में, यानी बच्चे के अनुरूप, बच्चे की ग्रहण शक्ति के, बच्चे की क्षमता के अनुरूप उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है व्यक्तिगत अंतर का ज्ञान शिक्षकों की मदद कर सकता है। अगर व्यक्तिगत आवश्यकताओं का या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक शिक्षक को ज्ञान नहीं होगा तो वो क्या होगा करेगा, वो एक ही शिक्षण विधि से सभी बच्चों को पढ़ाएगा, एक साथ पढ़ाएगा। वो सोचेगा सभी बच्चों को मुझे एक समान अधिगम देना है, जबकि एक समान अधिगम कोई कभी भी नहीं दिया जा सकता। सभी बच्चे एक समान अधिगम ग्रहण नहीं कर सकते। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने, यानी उन्हें पहचानने, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को का निरीक्षण करो और उनकी आवश्यकताओं को पहचानो और उसके अनुरूप शिक्षण विधि अपनाई जाए, उनके अनुरूप ही पाठ्य पुस्तक का स्वरूप हो। ठीक है, तो उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता, एक चीज ध्यान रखना,
वैयक्तिक विभिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक कौन है, या इसके अध्ययन के जनक कौन है? व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन के जनक जो हैं वे हैं फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन जो हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन के जनक हैं। और ये जो है बुद्धि के अध्ययन के जनक भी हैं इसके साथ साथ। किसके? बुद्धि के अध्ययन के जनक। बुद्धि के अध्ययन के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। तो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों, वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं का सम्मान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। दोस्तों यहां जो होगा अयोग्य होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालयों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो पूरा करना चाहिए वो यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यताओं को जानने का प्रयास करना, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश करना, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता दुनिया में कोई भी दो लोग चाहे वो जुड़वा हो, है ना, फिर भी वे एक जैसे नहीं हो सकते। उनमें जो है शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक अंतर जरूर पाया जाता है। ठीक है ना? कौन से? शारीरिक, मानसिक या फिर संवेगात्मक। संवेगात्मक का मतलब होता है भाव, क्रोध का भाव, घृणा का भाव, प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव, इस आधार पर अलग होते हैं। अगर शिकल सूरत में, लंबाई चौड़ाई में भी एक जैसे हैं तो फिर संवेगात्मक रूप से भिन्न होंगे। किसी बच्चे में गुस्सा ज़्यादा होगा, अगर कोई दो जुड़वा बच्चे हैं तो किसी में कम होगा। किसी के कोई जो है घृणा ज़्यादा करेगा, कोई कम करेगा या बिल्कुल भी नहीं करेगा उन दो जुड़वा बच्चों में। तो किसी ना किसी रूप से बच्चे जो हैं, दो दुनिया के कोई भी दो बच्चे अलग जरूर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखो, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यताओं को जानने का प्रयास क्या कहलाता है? ये कहलाता है व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिक विभिन्नता। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। लेकिन व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश करना भी क्या है? अध्यापक की भूमिका है, अध्यापक को का ये कर्तव्य है। ठीक है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों, 1 और 2 दोनों। दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक है, मैंने अभी बताया था। ठीक है ना? और इससे अलग जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो इनकी बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक हुई थी, हेरिडिटरी जीनियस। ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? फ्रांसिस गाल्टन की। ये बहुत फेमस पुस्तक है इनकी, फ्रांसिस गाल्टन की। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। दोस्तों सबसे पहले यहाँ एक चीज याद रखना, अगर कोई भी दो छात्र या दो अधिगामी, अधिगामी का मतलब होता है जो अधिगम को ग्रहण करने आए हैं, तो अधिगम को ग्रहण कौन करता है? छात्र करते हैं। तो दो छात्र या दो अधिगामी अगर एक जैसा सीख रहे हैं तो ये क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता के खिलाफ है। हमारा ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा। अगर कोई दो छात्र या दो से ज़्यादा छात्र या पूरी कक्षा एक समान सीख रही है, एक समान अधिगम कर रही है, समान रूप से अधिगम कर रही है, तो ये क्या है? ये रॉन्ग आंसर होगा। क्योंकि
कभी भी दो छात्र एक जैसा नहीं सीख सकते। ठीक है ना दोस्तों, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और दूसरा है कि दो अधिगामी या दो छात्र एक जैसा नहीं सीख सकते या उन पर कोई भी एक शिक्षण विधि लागू नहीं होगी। ऐसा नहीं है शिक्षक एक शिक्षण विधि से पढ़ाए और सभी बच्चे जो है उस शिक्षण विधि का लाभ ले लें, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, विषय वस्तु भी एक समान बच्चे के जो है सभी बच्चों के लिए एक समान उपयुक्त नहीं होगी। अगर कहीं भी एक समान विषय वस्तु है, एक समान शिक्षण विधि है या एक समान बच्चे की ग्रहण क्षमता है और एक समान ही बच्चे अधिगम को ग्रहण कर रहे हैं, अगर ये ऑप्शन है तो ये सभी ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है, एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता होती हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ जो होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। दोस्तों विकास क्रम, विकास क्रम जो होगा, विकास क्रम मैंने आपको विकास के चैप्टर में समझाया है। विकास का क्रम सभी में समान होता है, सभी में समान होता है। समान कैसे होता है, तो देखो विकास का क्रम, क्रम मतलब क्रमबद्ध तरीके से होता है। विकास एक क्रमबद्ध तरीके से होता है कि अगर पहले एक आना है तो पहले एक आएगा, ना कि उससे पहले 3 आ जाए, 4 आ जाए। तो देखो जब गर्भावस्था में बच्चे का विकास शुरू होता है, विकास जो है दोस्तों, बच्चे का विकास जो है गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। तो जब बच्चे का गर्भावस्था में विकास होता है तो सबसे पहले उसका क्या बनता है, सिर बनता है। और सभी बच्चों का सिर ही बनता है, ऐसा नहीं है किसी बच्चे की टांग बन गई और 3 महीने बाद सिर बनेगा, नहीं। सभी बच्चों का सबसे पहले सिर बनेगा, फिर पेट बनेगा, धीरे धीरे उसके हाथ और पैर विकसित होंगे। तो ये क्रमबद्ध तरीके से होता है, ऐसा नहीं है कि पहले हाथ विकसित हो गए, फिर पैर हो गए, फिर सिर हो गए। तो ये होता है विकास क्रम, ये क्रिया सभी में समान होती है। लेकिन विकास की दर, दर मतलब समय, ठीक है ना, विकास की दर हमेशा एक दूसरे में अलग होती है। किसी बच्चे में जल्दी विकास हो जाता है, किसी बच्चे में थोड़ा देर से विकास होता है। तो विकास की दर, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट हैं। इसका अर्थ है कि स्वयं में विशिष्ट है मतलब ये व्यक्तिगत विभिन्नता जो है उस बच्चों का सभी का गुण है और ये एक विशिष्ट गुण है, यानी एक स्पेशल गुण है ये बच्चों का। शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उनके कोई लक्ष्य होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, दो छात्रों के जो है लक्ष्य एक हो सकते हैं, हो सकता हो दोनों ही आर्मी में जाना चाह रहे हो। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। दोस्तों ये ऑप्शन तो सही है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। यह व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम का पालन कर रही है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होते हैं, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, स्वयं में विशिष्ट होते हैं इसका क्या अर्थ है, ना कि ये व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन तो सही है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है। एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है, ये भी नहीं है। लेकिन कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, वे किसी न किसी रूप से विशिष्ट होते हैं। यही विशिष्टता क्या कहलाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक कक्षा में व्यक्ति विभिन्नताओं का क्षेत्र हो सकता है रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या फिर उपरोक्त सभी के। तो दोस्तों कक्षा में मैंने बताया था व्यक्तिगत विभिन्नता के जो क्षेत्र हैं, बच्चा किसी भी या दो छात्र, दो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। वे रुचि भी हो सकती हैं, अभिप्रेरणा भी हो सकती है, अधिगम भी हो सकता है, सीखना भी हो सकता है, चरित्र में भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी। दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता के और भी कारण हैं, या व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण जान लीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण कौन कौन से कारण हैं, वंशानुक्रम, वातावरण,
रुचि, रुचि इसमें ऑप्शन में है। बुद्धि, ग्रहण शक्ति, समस्या समाधान, तर्क शक्ति, शिक्षा, राष्ट्रीयता, प्रजाति। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हैं। और बुद्धि, बुद्धि, ग्रहण शक्ति, समस्या समाधान शक्ति, तर्क शक्ति, ये चारों क्या हैं दोस्तों? ये चारों जन्मजात होती हैं। सीटेट में यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। बुद्धि, ग्रहण शक्ति, समस्या समाधान शक्ति और तर्क शक्ति, ये क्या हैं? ये व्यक्ति में जन्मजात होती हैं। तो दोस्तों एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, यानी सभी। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तिगत विभिन्नता को निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? कौन सा कारक प्रभावित करता है व्यक्तिगत विभिन्नता को? तो दोस्तों मैंने अभी बताया था, ये सारे जो कारक थे या विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता के जो कारण थे वो मैंने आपको बता दिए थे। केवल वातावरणीय कारक, केवल अनुवंशिक कारक, के वातावरण और वंशानुक्रम दोनों कारक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक बताए थे, जिसमें बुद्धि, ग्रहण शक्ति, तर्क शक्ति और क्या थी? समस्या समाधान शक्ति। ये चारों क्या थी? ये चारों थी जन्मजात, यानी वंशानुक्रम। जन्मजात क्या होता है? वंशानुक्रम होता है। ठीक है, तो ये चारों क्या थी? ये चारों थी वंशानुक्रम। और सभी कारक क्या थे? और सभी कारक थे वातावरणीय। तो यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? वातावरण एवं वंशानुक्रम, ये दोनों कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। इससे अलग भी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले और भी कारक हैं, जैसे धर्म, लिंग, प्रजाति मैंने आपको बताया था, रुचि भी बताया था, अभिरुचि, शिक्षा, शिक्षा या अधिगम भी बोल सकते हैं, अधिगम, संवेग, व्यवसाय, कौशल, व्यक्तित्व, संस्कृति, खान पान, अधिगम की दर, वातावरण। ये क्या है दोस्तों? ये सभी कारक जो हैं वातावरणीय कारक हैं। ठीक है, जबकि तर्क शक्ति, बुद्धि, समस्या समाधान शक्ति या और एक ऑप्शन एक और बताया था मैंने आपको, 4 बताए थे जो चारों जन्मजात होती हैं। एक तो था बुद्धि, ग्रहण शक्ति, समस्या समाधान और तर्क शक्ति। ये चारों क्या हैं? ये चारों जन्मजात कारक हैं, वंशानुक्रम कारक हैं। और सभी क्या हैं? और सभी वातावरणीय कारक हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी वातावरणीय कारक हैं। तो वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों कारक जो है व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। मैंने भी बताया, अधिगम एक समान गति पर कभी भी दो छात्र एक समान गति पे या एक समान दर से कभी नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक बार दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, नहीं। कभी भी कठोर अनुशासन वाला हो या दंड देने वाला कोई भी ऑप्शन हो तो उसको बिल्कुल देखते ही काट देना, वो नेगेटिव ऑप्शन होता है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभव, विविध मतलब उनके अनुसार अलग अलग अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 14, सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्तिक विभिन्नता, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो दोस्तों सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत विकास का सिद्धांत होता है, निरंतरता का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत होता है, अंतः संबंध का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत होता है। अब देखो, सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, मतलब वो लड़की प्रतिभाशाली है, उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो दोस्तों सीखना तो वो भी चाहती है, लेकिन वो लड़की ज़्यादा समय ले रही है। तो ये क्या दर्शा रहा है? यह विकास के व्यक्तिक विभिन्नता को दर्शा रहा है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये बच्चों में व्यक्तिक विभिन्नता है। क्वेश्चन नंबर 15, संभवतः व्यक्ति योग्यताओं की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होते हैं। उपरोक्त कथन है क्रो एवं क्रो का, स्किनर का, अरस्तु का या फिर पियाजे का। दोस्तों किसका कथन है ये है हमारे स्किनर महोदय का। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। संभवतः व्यक्ति योग्यताओं की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होती है, यह कथन है स्किनर का। ठीक है दोस्तों कुछ और मनोवैज्ञानिकों ने जो है परिभाषा दी है व्यक्तित्व विभिन्नता की, एक बार उनको भी देख लीजिए। जैसे स्किनर जी की, हमारे महोदय की एक परिभाषा और है जिसमें इन्होंने कहा है व्यक्तित्व विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव हो। ये डेफिनेशन भी दोस्तों स्किनर ने दी है, और इससे एक चीज़ और क्लियर हो गई, व्यक्तित्व विभिन्नता का हम मापन कर सकते हैं। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है, मैंने पहले भी बताया है, व्यक्तिगत विभिन्नता का हम क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। दोस्तों टायलर की एक डेफिनेशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। टायलर के अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। ये किसने कहा है दोस्तों? ये टायलर महोदय ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर, देखो यही डेफिनेशन आ गई यहाँ, व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, यह कथन है किसका? पियाजे का, स्किनर का, टायलर का, वाटसन का। तो दोस्तों यह कथन है टायलर का। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टायलर ने एक डेफिनेशन और दी है, इनके अनुसार शरीर के रंग रूप आकृति, गामक क्षमताएं, बुद्धि है दोस्तों, बुद्धि वृद्धि नहीं है, बुद्धि, व्यक्तित्व रुचि, अभिरुचि,
मानसिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं आदि में पाई जाने वाली मापनीय योग्यताएं, मापनीय जिनको माप सकते हो, मापनीय योग्यताएं क्या कहलाती हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती हैं। व्यक्तिक विभिन्नता कहलाती हैं। ये दोनों डेफिनेशन किसकी है? टाइलर मोदे की हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? वाटसन ने, विलियम ने, गाल्टन ने, पियाजे ने। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन के जनक कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन। क्या नाम है इनका? पूरा नाम है फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन, इन्होंने ही सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया था। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता के को जो है फ्रांसिस गाल्टन ने कितने प्रकार बताए हैं आपको पता है? व्यक्तिगत विभिन्नता के फ्रांसिस गाल्टन ने, ठीक है ना, फ्रांसिस गाल्टन ने कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार, ठीक है। ये किसने बताए हैं? ये भी फ्रांसिस गाल्टन ने ही बताए हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला है शारीरिक विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता। दूसरा है मानसिक विभिन्नता। तीसरा है संवेगात्मक विभिन्नता। चौथा है व्यक्ति आधारित विभिन्नता, व्यक्तित्व आधारित विभिन्नता। ये 4 किसने बताए हैं दोस्तों? ये चारों फ्रांसिस गाल्टन ने बताए हैं। ये व्यक्तित्व विभिन्नता के प्रकार हैं, 4 प्रकार: शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता, व्यक्तित्व विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 18, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, इदम या अहम, इदम एवं अहम। दोस्तों व्यक्तित्व विभिन्नता का जो है या व्यक्तित्व का विभाजन फ्रायड महोदय ने भी किया है। किसने करा है व्यक्तित्व विभाजन? फ्रायड के द्वारा। व्यक्तित्व का विभाजन फ्रायड, किसने करा है? फ्रायड ने। तो इन्होंने फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने स्तर माने हैं? 3 स्तर माने हैं। कितने? 3 स्तर हैं। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। वे 3 स्तर कौन कौन से हैं? वे 3 स्तर हैं। पहला स्तर है इदम, दूसरा है अहम, तीसरा है परा अहम। परा अहम। दोस्तों इदम का सर्वाधिक विकास कब होता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इदम का सर्वाधिक विकास कौन सी अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा विकास होता है इदम का, ठीक है। और दोस्तों पराअहम का सर्वाधिक विकास जो होता है वो होता है बाल्यावस्था में। कब होता है? बाल्यावस्था में। पराअहम का सर्वाधिक विकास होता है बाल्यावस्था में। दोस्तों इदम, अहम और पराअहम को क्या क्या कहा जाता है? और भी ध्यान रखना, इसको कहा जाता है सुखवादी। इदम क्या होता है? इदम को कहा जाता है सुखवादी। जबकि अहम को कहा जाता है परम अहम, वास्तविकतावादी। वास्तविकतावादी। और परा अहम को कहा जाता है दोस्तों आदर्शवादी।
ठीक है दोस्तों, ये जो है फ्रायड के द्वारा जो है व्यक्तित्व का विभाजन किया गया, और फ्रायड ने व्यक्तित्व के विभाजन के 3 स्तर माने हैं: इदम, अहम, पराअहम। इदम का सर्वाधिक विकास शैशवावस्था में होता है, पराअहम का सर्वाधिक विकास बाल्यावस्था में होता है। इदम को सुखवादी भी कहते हैं, अहम को वास्तविकतावादी कहते हैं, पराअहम को आदर्शवादी कहते हैं। और दोस्तों ये तीनों जो है ना क्रमबद्ध है, ध्यान रखना, ये तीनों क्रमबद्ध हैं, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकती। पहले इदम है, फिर अहम, फिर पराअहम। ठीक है दोस्तों, तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रहण कौन सा है? तो उनका भंडार ग्रहण है इदम। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, पहचानिए। साक्षात्कार, शब्द सहचार्य परीक्षण, व्यक्ति अध्ययन या फिर चेकलिस्ट। दोस्तों व्यक्तित्व मापन यानी व्यक्तित्व विभिन्नता के जो अध्ययन है उनकी प्रमुख विधि क्या है, व्यक्तित्व को कैसे मापा जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी प्रमुख रूप से 3 विधियां हैं दोस्तों। प्रमुख रूप से कितनी विधियां हैं? प्रमुख रूप से 3 विधि हैं, ज़्यादा विधि भी है, लेकिन जो प्रमुख रूप से है व्यक्तित्व मापन की वो है 3 विधियां प्रमुख रूप से, ठीक है ना। तो इसमें प्रक्षेपित परीक्षण नीचे दी गई है, तो कौन सी है? व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, तो वो कौन सी है? साक्षात्कार, शब्द सहचार्य परीक्षण, व्यक्ति अध्ययन या फिर चेकलिस्ट। दोस्तों व्यक्तित्व अध्ययन की जो 3 प्रमुख विधियां हैं पहले उनको देख लीजिए। पहली विधि है व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। दूसरी है समूह आलेख विधि, समूह आलेख विधि। तीसरी है परीक्षण विधि। दोस्तों व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास विधि के जो जनक हैं वो हैं टाइल्डमैन। टाइल्डमैन इसके जनक कौन है? टाइल्डमैन है। दोस्तों व्यक्ति इतिहास विधि जब छात्रों में पाए जाने वाले अंतरों का पता लगाने के लिए या जो विधि अपनाई जाती है वो है व्यक्ति इतिहास विधि। इसमें क्या करते हैं दोस्तों? इसमें जो है बच्चे की पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं, यही व्यक्ति के इतिहास विधि कहलाती है। दूसरी है दोस्तों समूह आलेख विधि। समूह आलेख विधि के जनक कौन है दोस्तों? फ्रांसिस गाल्टन है, फ्रांसिस गाल्टन है, ठीक है दोस्तों। इसमें छात्रों में पाए जाने वाले अंतरों का पता लगाने के लिए छात्रों के जीवन से जुड़े विभिन्न लोगों को या विभिन्न छात्रों का अध्ययन साक्षात्कार किया जाता है और उससे उनसे जो है पूछताछ की जाती है उस बच्चे के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये क्या होती है? ये होती है समूह आलेख विधि। परीक्षण विधि दोस्तों यह विधि सबसे विश्वसनीय विधि मानी जाती है। कौन सी है? परीक्षण विधि क्या है? सबसे विश्वसनीय विधि। सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी है? परीक्षण विधि है। इसमें अंतरों का पता लगाने के लिए या व्यक्तिक विभिन्नता का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं, जैसे बुद्धि का, व्यक्तित्व का, रुचि का, अभिरुचि का, परीक्षण का, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ प्रक्षेपी परीक्षण विधि जो है किस तरह की विधि है? वो है शब्द सहचर्य परीक्षण। क्या है? शब्द सहचर्य परीक्षण। यहाँ हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस अवस्था में आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है? गुदावस्था, मुख अवस्था, लैंगिक अवस्था या अव्यक्तावस्था। तो दोस्तों जिस अवस्था में आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है वह अवस्था होती है गुदावस्था। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर 2 में से एक श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं? सेल्डन, युंग, फ्रेंचमर या फिर मोली। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर हो जाएगा युंग।
क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा किया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है। तो दोस्तों स्प्रेंजर के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है, तो कौन सा इनमें से नहीं है। सैद्धांतिक, मनोवैज्ञानिक, कलात्मक, सामाजिक, कौन सा नहीं है दोस्तों। तो इसमें मनोवैज्ञानिक नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तीनों, एक ये सैद्धांतिक, कलात्मक और सामाजिक जो है क्या है, ये स्प्रेंजर के द्वारा किए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण है। क्वेश्चन नंबर 3, अत्यधिक वाचाल और प्रसन्नचित रहने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्तित्व का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, संतुलित या फिर ये सभी। तो दोस्तों अंतर्मुखी कौन होता है। देखो अंतर्मुखी वो होता है जो एकांत पसंद करता हो बच्चा, जो लोगों से कम घुलता हो, लोगों में कम घुलता मिलता हो, लोगों से कम बातें करता हो, ठीक है, एकांत को ज़्यादा पसंद करता हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, या अपने विचारों को व्यक्त करने से डरता हो, ठीक है, या कहीं पर भी अपने आप को समायोजन ना कर पाता हो, अनुकूलन ना कर पाता हो वातावरण के अनुसार, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अंतर्मुखी। जबकि जो व्यक्ति कहीं पर भी अपना समायोजन कर लेता है, ठीक है ना, किसी के भी साथ घुल मिल जाता है, हमेशा खुश रहता है, सबसे बोलता है, ठीक है ना, बढ़िया बोलता है, हंसता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बहिर्मुखी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होएगा। अत्यधिक वाचाल और प्रसन्नचित रहने वाला तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने, कैटन ने। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो राइट आंसर हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस ने। क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं। दोस्तों देखो अंतर्मुखी दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाला क्या होता है, बहिर्मुखी समूह का नेतृत्व करने वाला, यानी इस पूरे समूह में समायोजन करने वाला, समूह में अनुकूलन करने वाला, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने वाला क्या होता है, बहिर्मुखी। दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता जिस व्यक्ति में भी हो वो क्या होगा, वो होगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का। लेकिन जो व्यक्ति संदेही हो, संकालु हो, एकांत प्रिय हो, वो किस व्यक्तित्व का होता है, तो वो व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या है 11, 15, 18, 16। तो दोस्तों कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व की शील गुणों की संख्या जो है वो है 16। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। वांछित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, संवेदीय स्तर, बहुमुखी, मनस्तापी। तो दोस्तों देखो वांछित पूछ रहा है, अवांछित नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, ये पूछ रहा है वांछित। अंतर्मुखी तो वांछित व्यक्तित्व नहीं होता, यानी अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति जो होता है, अंतर्मुखी नहीं होता है, मनस्तापी भी नहीं होता है। दोस्तों बहुमुखी, ये बहुर्मुखी है ना, बहुर्मुखी होता है, लेकिन बहुर्मुखी में संवेगीय स्तर जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसके संवेग स्तर हो, जो अपने संवेगों पर नियंत्रण कर सकता हो, वो क्या होता है, वांछित व्यक्तित्व का होता है। यहाँ पर वांछित व्यक्तित्व, अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्तित्व पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है, तो संवेगीय स्तर हमारा यहाँ, संवेगीय स्थिर, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, केवल अनुभव, केवल पर्यावरण, केवल वंशानुक्रम या वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों। तो दोस्तों मैंने भी बताया था व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना, धर्म, लिंग, प्रजाति, रुचि, अभिरुचि, क्षमता, शिक्षा, अभिवृद्धि, वंशानुक्रम, संवेग, व्यवसाय, और भी बहुत सारे मैंने आपको व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक बताए थे। तो ये कारक कौन से होते हैं, ये कारक वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तित्व का प्रकार टाइप ए तथा टाइप बी किसने बताया। व्यक्तित्व का प्रकार टाइप ए तथा टाइप बी किसने बताया, थॉर्नडाइक ने, पियाजे ने, रोजनमेन व फ्रेडमैन ने, स्किनर ने, किसने बताया। तो दोस्तों रोजनमेन व फ्रेडमैन ने। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्यक्तित्व का एक नियम कुछ ऐसा होता है जो शील गुणों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को संगठित करता है, वो कौन सा नियम है, केंद्रीय शील गुण,
कार्डिनलशील गुण, गौणशील गुण या फिर स्रोतशील गुण। तो दोस्तों कार्डिनलशील गुण, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कार्डिनलशील गुण व्यक्तित्व का एक ऐसा नियम है जो शील गुणों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को संगठित रखता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्यक्तित्व के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों सर्वाधिक है ना, व्यक्तित्व तर्क योग्यता है, व्यक्तित्व बुद्धि की योग्यता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र गुणों का समन्वय है, व्यक्तित्व वह शारीरिक प्रदर्शन है। तो दोस्तों ये सर्वाधिक पूछ रहा है, यहाँ ये भी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये भी। और व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र गुणों का समन्वय है, यहाँ पर समग्र गुण यानी सारे के सारे गुण आ गए, सारी की सारी व्यक्तित्व विभिन्नता के जो भी कारक थे वो सब इसमें सम्माहित हो गए ऑप्शन नंबर 3 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है, क्या हो सकता है। दोस्तों व्यक्तित्व की विभिन्नता या शैक्षिक विभिन्नता जो है कक्षा में पाई जाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नता या शैक्षिक विभिन्नता नहीं पाई जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसका क्या कारण है। आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, नहीं। आपकी कक्षा के छात्र आपको पसंद नहीं करते, ऐसा भी नहीं। भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये हो सकता है दोस्तों। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न होते हैं, सभी छात्रों में अलग अलग व्यक्तिगत गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो है शिक्षक कितनी भी कड़ी मेहनत कर ले फिर भी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता या शैक्षिक विभिन्नता बनी रहेगी। कोई बच्चा देर से सीखेगा, कोई जल्दी सीखेगा, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा समय लेगा सीखने के लिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं, आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र से पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों मैं अभी इसको एक बार क्वेश्चन को ठीक कर देता हूं। आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं, आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र से पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं प्राप्त हो पाई है। इसका क्या कारण है दोस्तों। परिपक्वता का मतलब है किसी चीज़ में निपुण हो जाना, किसी कार्य में जो है बिल्कुल निपुण हो जाना, उसमें सक्षम हो जाना परिपक्वता कहलाता है। तो दोस्तों कुछ छात्र उम्र से पहले ही परिपक्वता को प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्रों की जो है परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र है लेकिन वे फिर भी परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है। कक्षा में उनके बैठने का कार्यक्रम नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नता ये हो सकती है। विद्यालय आने व जाने के उनके विभिन्न साधन नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता। जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था कि कोई बच्चा जो है अधिगम को थोड़ा समय लेकर सीखता है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई बहुत ज़्यादा समय लेता है ना। सभी में विकास की दर जो है अलग अलग होती है, जबकि विकास का क्रम सभी बच्चों में समान होता है लेकिन विकास की दर जो है सभी बच्चों में अलग अलग होती है। यही व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, यही व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम है। तो यहाँ भी दोस्तों कुछ छात्र जो हैं प्रगतिशील हैं, जो अपनी उम्र से पहले ही परिपक्वता को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन कुछ छात्र मंदबुद्धि हैं जिनकी अभी उम्र तो है परिपक्वता प्राप्त करने की, वे अभी भी परिपक्वता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो इसका कारण है उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, आयु या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों मैंने अभी व्यक्ति विभिन्नता के प्रमुख कारण या सभी कारक जो हैं आपको बताए हैं, वातावरण भी और वंशानुकरण भी, ठीक है ना, और आयु भी। ये सभी क्या हैं, ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं दोस्तों। जैसे लिंग, अभिवृद्धि, व्यक्तित्व, कौशल, संवेग, खान पान, वेशभूषा, अधिगम की दर, वातावरण, है ना, वंशानुक्रम, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, सामाजिक स्तर से
ऊंचे परिवारों के बच्चों में निम्न स्तरीय परिवारों के बच्चे की अपेक्षा कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है? निम्न स्तर है दोस्तों, इस स्त्री नहीं है, निम्न स्तर है। ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूं। निम्न स्तर। सामाजिक स्तर से ऊंचे परिवारों के बच्चों में निम्न स्तर परिवारों की बच्चों की अपेक्षा कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है? कहने का मतलब है ऊंचे परिवार के बच्चे जो होते हैं और जो थोड़े आर्थिक रूप से एवं सामाजिक रूप से पिछड़ चुके हैं, जिनका सामाजिक ने बहिष्कार कर दिया था समाज ने, उन परिवारों की अपेक्षा कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यवहार या ये सभी? तो दोस्तों उस बच्चे में सारी की सारी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएंगी। शारीरिक विकास में भी, मानसिक में भी, व्यवहार में भी। दोस्तों उस बच्चे का शारीरिक विकास भी जो है मंद होगा, मानसिक विकास भी मंद होगा और उसका व्यवहार भी जो है अंतर्मुखी होगा। तो यहाँ क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। जबकि सामाजिक स्तर से ऊंचे परिवार के बच्चे में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व्यवहार जो होगा बहुमुखी होगा और ये सब उच्च स्तर का होगा, अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 36, आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है। वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषय को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण हो सकता है उसका शारीरिक विकास, उसकी विशिष्ट योग्यता, उसका संवेग, उसकी जाति। तो दोस्तों इसका क्या कारण है? दोस्तों एक छात्र जो है पढ़ने में बहुत तेज है, वो 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं के विषयों को हल कर रहा है, 10वीं के सब्जेक्ट को समझ रहा है। तो इसकी व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या कारण है? उसका शारीरिक विकास अच्छा है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है, ये उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता तो हो सकती है लेकिन उस बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण ये नहीं है। ठीक है ना। उसका संवेग, दोस्तों उसका संवेग, अगर वो बच्चा क्रोध में भी अपने क्रोध को संभाल लेता, ठीक है ना, अपने बोलचाल में परिवर्तन ना करता। जैसे मान लो उस बच्चे की जो है किसी दूसरे बच्चे से साइकिल की टक्कर हो जाती है, दूसरा बच्चा उसको गाली दे रहा है और वो बच्चा जो है तब भी अपने संवेगों पर नियंत्रित करा हुआ है, वो बच्चा उसको गाली नहीं दे रहा है, तब भी वो बच्चा उसको प्यार से समझा रहा है, तो ये व्यक्तित्व विभिन्नता कहलाती है, उसका संवेग। ठीक है ना। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है ना। उसकी जाति का कोई भी मतलब नहीं है, ये भी उसकी जाति के आधार पर जो है व्यक्तित्व विभिन्नता नहीं है, लेकिन उसकी विशिष्ट योग्यता है। ये क्या है? ये बच्चे की विशिष्ट योग्यता है, यह बच्चे की विशिष्ट व्यक्तित्व विभिन्नता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, किसी अधिगमकर्ता के अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगमकर्ता के अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर मेरे चैनल पर आपको सभी प्रतियोगी या सभी कंपटीशन की प्रैक्टिस उपलब्ध हो और सीटेट की प्रैक्टिस भी। ठीक है दोस्तों। भाषा, लिंग, समुदाय या यह सभी? तो दोस्तों यहाँ क्या होगा? यहाँ यह सभी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। भाषा भी, लिंग भी, समुदाय भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किसी बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। दोस्तों कारण नहीं है, वंशानुक्रम, परिपक्वता, वातावरण या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों क्या नहीं है? तो ध्यान रखना, वंशानुक्रम व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है, वातावरण भी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है, लेकिन परिपक्वता यह व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, किसी बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें उत्पन्न होने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों किसी बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें उत्पन्न होने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है शारीरिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है, संवेगात्मक विकास भी है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षा में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए, उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से देनी चाहिए, लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों के ऐसे चित्र बनवाएं
उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा? हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो होगा दोस्तों वो राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ में वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर आपको सभी कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है और सीटेट की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा, उसके नियम, सिद्धांत, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता के चरण, उसके स्तर, व्यक्तिगत विभिन्नता की अध्ययन की विधियाँ, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारा जो है मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। इससे बाहर आपका सीटेट में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।